हेलो स्टूडेंट्स, आइकॉनिक एजुकेशन आपके यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। तो हमने एसएसटी की एक सीरीज चला रखी है आपके लिए, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के इतिहास के पहले चैप्टर की बात की है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हमने पहले कर रखे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो वो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आए तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अगला पार्ट। तो यानी कि हम शुरू करेंगे आज से इटली का एकीकरण। क्योंकि ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है और इससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इटली का एकीकरण से मतलब है कि लगभग 19वीं शताब्दी की बात है। इटली जो है लगभग 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें से उत्तरी भाग पर हैब्सबर्गों का शासन था। यानी कि उत्तरी भाग पर जो हैब्सबर्ग हैं उन्होंने शासन किया था, ठीक है। इसका जो मध्य भाग है, इटली का जो मध्य भाग है, उस पर शासन था पोप का। पोप से मतलब होता है कि चर्च का शासन था। फिर आता है दक्षिणी, तो दक्षिणी क्षेत्र था, वहाँ पर शासन करते थे स्पेन के बुर्बो राजवंश। ये एक राजवंश है, बुर्बो राजवंश, इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और केवल एक ही राज्य था जो था सार्डिनिया पिडमांट। केवल ये एक इतालवी राजवंश था। इटली को पहले इतालवी कहते थे। केवल सार्डिनिया पिडमांट का राजवंश था जिसने इतालवी में शासन किया था। मतलब इटली पर शासन करने वाला इतालवी राजवंश एकमात्र वो था जो था सार्डिनिया पिडमांट। बाकी सभी अलग अलग देशों के थे, जिसमें मुख्यतः जो शासन करने वाले जो देश है उनमें जो प्रमुख है वो है ऑस्ट्रिया। इसने मुख्यतः इटली भाग पर जो है शासन किया। उसके बाद इटली का एकीकरण से मतलब होता है कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हुए थे। उसमें से क्या हुआ था कि जो आंदोलन हुए उसमें इटली के विभिन्न जो ऐतिहासिक जो जगह थी, प्रायद्वीप थे इटली के, उनको राज्यों को संगठित करके एकीकरण किया और एक राज्य बनाया था इतालवी राज्य। बाद में इसी को ही क्या नाम दिया, इटली नाम दिया। और इस पूरी प्रकरण को क्या नाम दिया, इटली का एकीकरण। अब आता है कि इटली का जो एकीकरण है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1815 ईस्वी में। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 1815 में नेपोलियन की हार भी हुई थी। तो इटली का जो एकीकरण है वो नेपोलियन की हार से प्रारंभ हुआ था। जैसे ही नेपोलियन की हार हुई थी उसके बाद वियना में सम्मेलन हुआ था और उसके बाद से एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। और कब तक चली थी, तो ये चली थी 1870 ईस्वी तक। 1870 ईस्वी तक, जहां राजा विक्टर इमैनुअल, इसको इमैनुअल लिखा हुआ होता है, द्वितीय। कब तक चली थी, तो 1870 में राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने क्या किया था, रोम पर कब्जा किया था। अभी हम आगे देखेंगे कि रोम जो है ये कहाँ से आया, कैसे है, ठीक है। रोम पर कब्जा किया था। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो वो 1815 में हुआ था, ठीक है। कब संपूर्ण हुआ, 1871 में हुआ। और किसके नेतृत्व में कंप्लीट हुआ था, तो ये जो संपूर्ण हुआ था वो राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने जब रोम पर कब्जा किया था तब ये संपूर्ण हुआ था। अब हम देखते हैं कि जो इटली के एकीकरण में मुख्य क्रांतिकारी थे वो कौन थे, ठीक है। तो क्रांतिकारियों में जो मुख्य नाम आते हैं वो आते हैं, जो पहला नाम है आपका वो हम पहले भी चर्चा कर चुके, वो है ज्यूसेप मैथ्सिनी।
तो जैसा कि हमने बताया था कि इसको कई जगह जोसेफ मैजिनी भी लिखा हुआ है, ठीक है, और कई जगह ग्यूसेप भी लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में अक्सर हो जाता है, इतिहासकार अलग अलग होते हैं तो सब अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर देते हैं। तो ज्यूसेप, जोसेफ या ग्यूसेप ये एक ही नाम है, ठीक है। पहला जो क्रांतिकारी है वो है मैथ्सिनी। इसको अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि श्रेय किसे दिया जाता है तो श्रेय है ज्यूसेप मैथ्सिनी को, ठीक है। इसने एक संगठन की स्थापना की थी। वैसे तो दो संगठन थे, पहला था यंग इटली और दूसरा जो संगठन है वो था यंग यूरोप, ठीक है। ये दोनों ही संगठन गुप्त थे, अनौपचारिक संगठन थे, मतलब कानूनी संगठन नहीं थे, भूमिगत बनाए गए थे। फिर आता है ये जो ज्यूसेप मैथ्सिनी है ये कार्बोनरी सोसाइटी से था, यानी कि कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था इटली के क्रांतिकारियों का, जिसकी स्थापना गिवर्टी ने की थी, ठीक है। ज्यूसेप जो मैथ्सिनी है वो कार्बोनरी सोसाइटी से था, ठीक है। और कार्बोनरी सोसाइटी की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए या कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक पूछा जाए वो कौन है, तो वो है गिवर्टी, ठीक है। अब दूसरा जो नाम आता है वो आता है काउंट काबूर। काउंट, कई जगह काबूर लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह काबूर लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर जो इसका योगदान अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो अगर योगदान पूछा जाए तो मुख्य योगदान काउंट काबूर का ही था। यानी कि काउंट काबूर ने क्या किया था, इटली की जो समस्या थी, यानी कि इटली राज्य में जो समस्या चल रही थी उसको एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, ठीक है। फिर आता है तीसरा जो आता है वो आता है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने क्या किया था, तो गैरीबाल्डी ने, अच्छा इसको गैरीबाल्डी का एक चीज और ध्यान रखना आप, गैरीबाल्डी को इटली का तलवार, अगर आपसे पूछा जाए कि इटली का तलवार किस क्रांतिकारी को कहा जाता है तो गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है, ठीक है। काउंट काबूर ने क्या किया था, तो इटली की समस्या को एक क्या बना दिया था, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। साथ ही में इसने क्या किया था, 1859 में क्या किया था, सार्डिनिया पिडमांट जो इतालवी राजवंश था, यहाँ पर काउंट काबूर ने 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। एक गुप्त संधि करके जिसका किसी को पता नहीं था। तो काउंट काबूर ने, अगर आपसे पूछा जाए कि काउंट काबूर का इटली के एकीकरण में अहम योगदान क्या रहा है, तो वो रहा था कि 1859 में सार्डिनिया पिडमांट में ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में, साथ ही में इटली के समस्या को क्या बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार इटली का जो एकीकरण है वो 1815 में शुरू होकर 1870 में संपूर्ण हुआ। इसके बाद इटली की राजधानी घोषित की गई, ठीक है। तो इटली की राजधानी किसे घोषित किया गया था, तो इटली की जो राजधानी है वो रोम को घोषित किया गया। और कब किया गया, तो 1871 ईस्वी में रोम को इटली की राजधानी घोषित किया गया। किसके नेतृत्व में, राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय के नेतृत्व में। यानी कि जब ये संपूर्ण हुआ था उसके बाद ही रोम को राजधानी घोषित कर दिया गया, और अभी प्रेजेंट में भी रोम राजधानी है इटली की। तो इस प्रकार जो इटली का एकीकरण है उसके महत्वपूर्ण तथ्य और जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कंप्लीट हुआ। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है जर्मनी का एकीकरण। तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण है वो लगभग एक ही समय पर शुरू हुआ था, ठीक है। तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो कब हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 18 जनवरी 1871 को, ठीक है। और श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसका श्रेय दिया जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को। ओटो वॉन बिस्मार्क जो कि जर्मनी का मुख्यमंत्री था।
ठीक है। और किसके नेतृत्व में हुआ था? नेतृत्व से मतलब है कि उस समय का राजा किसे बनाया गया था? तो 1871 में ही, 1871 में जर्मनी, जो स्वतंत्र जर्मनी था, उसका जो सम्राट घोषित किया गया था वो किया गया था विलियम प्रथम को। विलियम 1871 में विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया था, जर्मनी का जो नया सम्राट था, ठीक है। और बिस्मार्क वहाँ का मुख्यमंत्री था, ठीक है। अब आता है कि इटली के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो ओटो वन बिस्मार्क ने निभाई थी, ठीक है। अब किसके राज में, राज से मतलब है कि इसको ओटो वन बिस्मार्क को साथ किसका मिला था, यानी कि कौन से राज्य का साथ मिला था? तो वो मुख्य राज्य है वो है पर्सा, जो कि जर्मनी का सबसे ताकतवर देश था उस समय, ठीक है। वहाँ का एक ताकतवर राज्य था। तो ओटो वन बिस्मार्क ने पर्सा राज्य की, यानी कि प्रबल राज्य से सहायता प्राप्त कर जर्मनी के एकीकरण को संपूर्ण किया, जिसमें मुख्यतः जो देश हराए थे, ठीक है, विभिन्न अलग अलग युद्ध हुए थे, जिसमें ओटो वन बिस्मार्क ने पर्सा राज्य की सहायता से ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क, मुख्यतः जो देश हराए थे वो 3 देश थे जिनमें जर्मनी के एकीकरण को सुनिश्चितता मिल गई, यानी कि जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ था। तो इन 3 देशों को हराने के बाद, यानी कि अलग अलग देश अलग अलग समय पर अलग अलग युद्ध में पर्सा राज्य की सहायता प्राप्त कर ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क देशों को हराकर ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण को संपूर्ण किया। जर्मनी का जो एकीकरण संपूर्ण हुआ था, ठीक है, 18 जनवरी 1871 में। तो यहाँ जब फाइनल हो गया था ये सब कुछ, तब बैठक हुई थी एक, ठीक है, एक ठंड के मौसम में एक बैठक हुई थी इन सभी के बीच में, यानी कि ओटो वन बिस्मार्क जो मुख्यमंत्री है, राजा कौन था? विलियम प्रथम, और मुख्यमंत्री यानी कि जो प्रधानमंत्री, सब अलग अलग बनाए हुए थे, उन सब की एक बैठक हुई थी। और उस बैठक में, जो बैठक है वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी हॉल ऑफ मिरर्स नामक पैलेस में। हॉल ऑफ मिरर्स यानी कि एक पैलेस का नाम है, एक हॉल का नाम है, जैसे बैंक्वेट हॉल वगैरह होता है ना होटल्स में, वैसे एक हॉल ऑफ मिरर्स नाम से एक हॉल था, जहां पर जर्मनी के एकीकरण की जो लास्ट बैठक हुई थी, यानी कि अंतिम बैठक हुई थी, जहां पर जर्मनी के एकीकरण को संपूर्णता मिल गई थी, वो हुई थी हॉल ऑफ मिरर्स में। तो इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में आपके ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी इटली के एकीकरण से मिला हुआ ये, तो उसी के जैसा लगता है। तो जर्मनी का एकीकरण के जो मुख्य तथ्य थे वो लगभग यही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें आपके 2 नाम है आपकी किताब में, एक तो है मारियान, मारियान, दूसरा है जर्मेनिया। ये क्या है और ये कौन है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मारियान और जर्मेनिया क्या है? ये एक नारी रूपक शब्द इस्तेमाल किए गए थे, यानी कि प्रतिमाएं बनाई गई थी इनकी जगह जगह पर। और इनसे क्या तात्पर्य निकलता है कि मारियान जो शब्द है वहाँ पर फ्रांस में इस्तेमाल किया गया था, और जर्मेनिया कहाँ किया गया था? तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जर्मनी में इस्तेमाल किया गया था। क्या इस्तेमाल हुआ था, मतलब किस प्रकार इस्तेमाल हुआ था? तो ये नारी रूपक शब्द है, प्रतिमाएं बनाई गई थी, किसके लिए? तो जो राष्ट्रवाद हुआ था, यानी कि अलग अलग जगह पे स्वतंत्रता है चाहने के लिए क्या किया था, आंदोलन हुए थे, उसमें एक तो स्वतंत्रता, न्याय और विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर फ्रांस में मारियन और जर्मनी में जर्मेनिया नामक शब्द इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। यानी कि क्या हुआ था? स्वतंत्रता, न्याय और विचारों को प्रकट करने के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक शब्द इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। और किसने इस्तेमाल किए थे? तो वहाँ के कवि और कलाकार जो लोग थे उन्होंने ज़्यादातर इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। अब आता है आपकी किताब में एक नाम दे रखा है, अभी वो दे रखा है फ्रेडरिक सोर्यू। फ्रेडरिक सोर्यू, फ्रेडरिक सोर्यू एक कलाकार है जिसने क्या किया था 1848 में, 1848 में 4 चित्रों की मदद से, 4 चित्रों की मदद से क्या बताना चाहा था? स्वतंत्रता हर एक देश की अलग अलग, मतलब जहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सबको एक समान अधिकार प्राप्त हो, ऐसा एक क्या बनाया था?
4 चित्रों का एक समूह बनाया था। ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो एक कलाकार है और इसके जो विचार हैं उनको क्या कहा गया, कल्पनादर्श कहा गया। ठीक है, इसे यूटोपिया भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कल्पनादर्श यूटोपिया के जो देश थे, यानी कि जो अलग अलग देश थे वो अलग अलग हिसाब से रहते थे, यानी कि अपने वेशभूषाओं के कारण, खान पान के कारण, तो किसके आदर्श थे, तो फ्रेडरिक सोरियो के आदर्शों पर चलने वाले लोग थे। ठीक है, तो इस प्रकार इस टॉपिक से रिगार्डिंग, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो यह है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।